हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक गॉस लॉ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपका वेक्टर ई और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के रूप में है, जो कि आपका ई डी ए कॉस थीटा आपका होता था। ठीक है, तो आइए इसको कंसेप्ट को लेकर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट को लेकर हम लोग गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ जानकारी लेते हैं, और ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ही हेल्पफुल भी है आपका। तो कुछ इसके कंडीशंस को फॉलो करते हुए जब हम लोग देखेंगे तो काफ़ी हमारा कोई चीज़ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालना आसान होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ, गॉसेस लॉ। A simple applications of the notion of electric flux. Let us consider the total flux through a sphere of radius r. तो एक हम लोग स्फीयर ले रहे हैं जो रेडियस r का है, और इसके थ्रू जो है टोटल फ्लक्स हम लोग निकालना चाह रहे हैं, जो कि स्फीयर के अंदर एक हमारा प्लस चार्ज मान लेते हैं कि हम रखे हैं। ठीक है, which enclose a point charge q at its center. Divide the sphere into a small area element delta s as shown in figure. तो मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए हम इसका एक स्मॉल एरिया सेगमेंट हम काट लेते हैं। ठीक है, अब एरिया का जो वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू एरिया होगा, तो इस डायरेक्शंस में है, और सेंटर से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस डायरेक्शंस में होगा, तो दोनों का एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो कॉस जीरो आपका 1 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में ई डॉट डी एस का जो हम लोग निकालेंगे, तो ई का वैल्यू हम लोग कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं कि Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, और R जो है उसका यूनिट वेक्टर है, और डेल्टा एस आपका उस एरिया हो गया स्मॉल सेगमेंट का। वेयर वी हैव यूज्ड कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज Q. The unit vector R is along the radius vector from the center to the area element. Now since the normal to the sphere at every point is along the radius vector at the point, the area element delta s and delta r have the same directions, तो वो आपका जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमारा डेल्टा फाई जो है वो स्मॉल एरिया के चलते जो हमारा फ्लक्स जो बना वो आपका इतना हो गया। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का जो है आपका वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर, तब डेल्टा एस जो हमारा है, अगर पूरे स्फीयर का डेल्टा एस को हम अगर सम अप कर लें तो एक तरह से हमारा जो एरिया होगा वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है 4 पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या है कि 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, तो ए आ गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात गॉस के थ्रू हम लोग को मिला कि केवल क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, 3D को क्लोज सरफेस जब हमारा है तो उसके अंदर में जो टोटल हमारा नेट चार्ज होगा वो इनक्लोज होगा, तो हमारा टोटल फ्लक्स जो होगा वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू हो जाएगा। सिंपल सा ये चीज़ है। अगर अंदर में कोई चार्ज हमारा नहीं है तो फ्लक्स हमारा जो है जीरो हो जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ गॉस के थ्रू हमको मिला, और इससे रिलेटेड कई जगह पर हमको कैलकुलेशंस वगैरह करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक
और भी केस के रूप में हम लोग ले रहे हैं कि एक सिलेंडर है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा इसके थ्रू जो है तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर से आ रहा है, चार्ज अंदर में कुछ है नहीं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर देखिए तो φ1 जो हमारा बन रहा है वो इस सरफेस के वजह से बन रहा है और φ2 जो है हमारा इस सरफेस के थ्रू जो बन रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और S2 का जो एरिया वेक्टर है वो दोनों एक ही लाइन में है, तो वो तो 0 हो जा रहा है, मगर यहाँ पर अपोजिट है तो 180 हो जा रहा है। 180 का वैल्यू कॉस का माइनस हो जाता है। तो इस तरह दोनों का सम अप करते हैं तो ये दोनों फेस सरफेस के वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जा रहा है 0, ठीक है ना। और ये हमारा कर्व सरफेस जो है वो कर्व सरफेस क्या हो रहा है कि कॉस 90 बना दे रहा है, तो जिसके चलते वहाँ पर वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो टोटली जो है हर सरफेस के द्वारा जो है यहाँ पर हमको हमारा टोटल फ्लक्स जो है अंदर में हो जाएगा 0, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह द लॉ इम्प्लाइज दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 इफ़ नो चार्ज इज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो ये कंसेप्ट का चीज़ हो गया, जब भी हमको एक क्लोज सरफेस ले लेंगे अंदर में क्या चार्ज है अकॉर्डिंगली जो है हमको उसका निकाल लेना होगा। अब आइए देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ गॉसेस लॉ क्या है। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप और साइज। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शेप और साइज से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। केवल होना चाहिए क्या, वो क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस होगा गॉस लॉ अप्लाई हो जाएगा और ये जो है टोटल फ्लक्स जो है Q/ε0 सबके लिए होगा, ठीक है। Q इज टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, चार्जेज में बी लोकेटेड एनी वेयर इनसाइड द सरफेस। तो ये भी नहीं है कि चार्ज हमारा कहाँ पर है, वो अंदर में कहीं भी हो, मगर टोटल चार्ज जो भी है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। इन द सिचुएशंस व्हेन द सरफेस इज नॉट so chosen that there are some charges inside and some outside. The electric field is due to all the charges but both inside and outside of the surfaces. तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि अगर ऐसा है कि हमारे पास कुछ चार्जेज ऐसा है कि कुछ बाहर में है कुछ अंदर में है, ठीक है, क्लोज सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों चार्ज की वजह से बनेगा, मगर हमारा फ्लक्स जो है केवल अंदर के चार्ज से ही बनता है। तो यहाँ पर ये बात आता है कि इन द सिचुएशंस व्हेन द सरफेस इज सो चोजन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम आउटसाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेसेस। तो φE जो होगा ड्यू टू Q1 एंड Q2, बट गॉसियन सरफेस से रिलेटेड जो है वो इनक्लोज से रिलेटेड जो है तो केवल Q2 जो अंदर में है और उसी के चलते हमारा गॉसियन फ्लक्स हमारा बन जाएगा, ठीक है। द सरफेस दैट बी चूज फॉर द अप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। तो हमको कई बार ऐसा सिचुएशंस आता है कि हमारा जो है कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसको हमको कवर करने के लिए सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस के रूप में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अंदर चार्ज को इनक्लोज करके और फिर जो है गॉस का लॉ लगाकर हम उसको से रिलेटेड हम लोग उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बी में चूज एनी गॉसियन सरफेस एंड अप्लाई गॉस लॉ, हाउएवर टेक केयर नॉट टू लेट द गॉसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। तो गॉस से रिलेटेड जो गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान में हम लोग को रखना है कि वो जो डिस्क्रीट चार्ज है उसके थ्रू पास नहीं होना चाहिए, उसको इनक्लोज कर देना चाहिए। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
सिस्टम ऑफ द डिस्क्रीट चार्ज इज नॉट वेल डिफाइंड एट द लोकेशंस ऑफ एनी चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और ड्यू टू सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज वो है कि वेल डिफाइंड नहीं है लोकेशंस ऑफ एनी चार्ज। एज वी गो क्लोज टू द चार्ज द फील्ड ग्रोज विदाउट एनी बाउंड। तो इस तरह वो however the Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि हम पूरे चार्ज को क्या क्या सरफेस पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और जिसके चलते जो है वो सिग्मा, गामा और रो से डिनोट किया हुआ है। सिग्मा हम एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कर रहे हैं और ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गामा शो करते हैं और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रो शो करते हैं। मेरे पीछे का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें क्लियर किया हुआ है सारा, ठीक है। गॉसेस लॉ इज ऑफन यूजफुल टुवर्ड्स ए मच इजियर कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। तो गॉस लॉ में एक चीज़ ध्यान में देखना है कि हमारा सिस्टम सिमेट्रिकल अगर है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ सुटेबल गॉसियन सरफेस। फाइनली गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेनिंग इन द कूलम्ब्स लॉ। तो गॉस लॉ भी जो है आपका, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाले हैं तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो डिस्टेंस जो कूलम्ब्स लॉ में हमको मिला था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2। तो उस लॉ में जो डिस्टेंस से रिलेटेड इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है वो गॉस लॉ के लिए भी फॉलो होना चाहिए, होता है। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे में जो है हमको in violations of the Gauss law will indicate departure from the inverse square law। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल हमको फिक्स करके ही रखना है, ठीक है, कि हमारा जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है वो फॉलो होना चाहिए। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कंक्लूड कर ले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया से अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हमारा एरिया वेक्टर के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये जनरल फार्मूला के रूप में हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक है। गॉस लॉ के बारे में अभी हम लोग पढ़े कि गॉस लॉ होता है कि क्या, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3D क्लोज सरफेस वो आपका होगा 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अंदर में जो चार्ज है वो नेट चार्ज है इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जिसको कि हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक स्फीयर से जो अभी हम लोग कैलकुलेशन किए तो हमको मिला कि टोटल फ्लक्स जो है वो Q/ε0 होता है, ठीक है। अब वहीं पर अगर हमारा चार्ज बाहर में है और अंदर में जो क्लोज सरफेस के रूप में है, तो आप देखिएगा कि हर जो हमारा एरिया है, ठीक है, जो एलिमेंट है वो देखिएगा कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो है पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में आएगा और कैंसिल होकर जीरो हो जाता है। इसलिए अगर चार्ज अंदर में क्यू नहीं है और बाहर में चार्ज है तो ऐसे स्थिति में गॉसियन सरफेस के अंदर का जो फ्लक्स जो होगा वो जीरो शो होता है, क्योंकि एक दूसरे को वो लोग कैंसिल कर लेता है। अब यदि अगर हम लोग एज्यूम करें कि एक क्लोज सरफेस के अंदर हमारा डाइपोल अगर है, डाइपोल है, ठीक है, तो उसके चलते टोटल फ्लक्स हमारा कितना होगा। तो आप जानते हैं कि डाइपोल में प्लस माइनस का 2 पेयर है और प्लस माइनस इक्वल चार्ज की वजह से अंदर में टोटल चार्ज नेट चार्ज जीरो हो जाता है। और नेट चार्ज जीरो होने के चलते क्या है कि वो इसके चलते डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा कि हमारा
इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर भी 0 होगा। और एक तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि गॉसियन सरफेस कंडीशंस जो अप्लाई करने से रिलेटेड है कि हमारा सबसे अच्छा रहेगा कि हमारा जो गॉसियन सरफेस बनावे वो सिमेट्रिकल से रिलेटेड हो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, यहाँ पर आइए जस्ट शॉर्ट में हम कुछ ऐसा लाए हैं कि मान लीजिए कि एक हमारा इस तरह का एक सिलेंडर था पहले से, ठीक है, जो कि L/2 लेंथ का है, ठीक है, लेंथ का है, और हमको निकालना है कि इसका टोटल फ्लक्स से रिलेटेड कितना आएगा और चार्ज रखा हुआ है उसका इस सरफेस के सेंटर पर। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग कि एक सिमेट्रिक टाइप का जो है वो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर लिए, ठीक ना। एक पूरा एक एल लेंथ का एक सिलेंडर हमने बना दिया। तो एल लेंथ का सिलेंडर बना दिया, चार्ज अब देखिए कि बिल्कुल सेंटर में जाकर इनक्लोज हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसका टोटल फ्लक्स जो है वो प्लस जो है वो आपका Q/ε0 हो गया, ठीक है। अब चूंकि सिमेट्री में है तो आधा आधा पार्ट से रिलेटेड हो गया। तो इस तरह जो पहले का जो हमारा सिलेंडर है उसमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो आधा हो जाएगा, तो Q/2ε0 हो गया। उसी तरह करके हेमीस्फीयर में अगर हम लोग ले लें कि यहाँ पर हमारा चार्ज है तो क्या करें कि एक गॉसियन सरफेस बनाकर पूरा एक स्फीयर हम तैयार कर लिए, ठीक है ना। और गॉस लॉ से Q/ε0 होता है और चूँकि आधा में बंट गया तो इसलिए ये ऐसा हो गया। उसी तरह मान लीजिए कि हमारा एक क्यूब है, क्यूब में क्या है कि हमको किसी एक फेस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से रिलेटेड है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि क्यूब में 6 फेस होता है, ठीक है। अंदर से जो फ्लक्स जो निकलेगा Q/ε0 निकलेगा, और चूँकि 6 फेस होता है क्यूब में तो एक के लिए तो 1/6ε0 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए कि हमारा एक क्यूब है, क्यूब के इस कॉर्नर पर हमारा चार्ज रखा हुआ है, तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब से रिलेटेड कितना होगा। तो आप देखिए कि इसको हमको एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाने के लिए एक बड़ा सा हमको क्यूब बनाना पड़ेगा, जिसमें कि इसको चारों तरफ से अगर हमको ढकेंगे और सेंटर में हमको क्यूब लेके चल जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि इस तरह का आइडेंटिकल 8 क्यूब से ये बिल्कुल ढक के और ये चार्ज जो है हमारा सेंटर में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक क्यूब से हमारा फ्लक्स जो निकलेगा वो Q/8ε0 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह हमारा एक कोन है, कोन के वर्टेक्स पर हमारा क्यूब चार्ज रखा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में इससे कितना चार्ज निकलेगा तो उसका एक फार्मूला इस तरह से है, इसको आप रखिए और भी हम कैलकुलेशन से रिलेटेड लाएंगे, ठीक है। अब आपके बुक में एक दो प्रॉब्लम है, उसको मैं जस्ट ऐसे ही यहाँ पर ले लिया हूँ, आप उसको अच्छी तरह से समझ भी ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर आर Ex इक्वल टू अल्फ़ा x 1/2, Ey इक्वल टू 0, Ez इक्वल टू 0, इन विच अल्फ़ा इतना दिया हुआ है, और कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू क्यूब एंड द चार्ज विद इन द क्यूब, ठीक है, और एक का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल से रिलेटेड है, मतलब कि कांस्टेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो फंक्शंस ऑफ एक्स से रिलेटेड है। तो ऐसी स्थिति में जो है इस बात का हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो देखिए एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में उसका वैल्यू है। तो ऐसे स्थिति में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग हमको मिलेगा, और उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन से इस बस यहाँ। तो आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए फ्रेंड, और बहुत सारा वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।